नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा पिछला वीडियो वर्ण पर आधारित था, जिसमें हमने स्वर के विषय में पढ़ा था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्यंजन की परिभाषा से। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें अ स्वर की ध्वनि भी सुनाई देती है। जब इनमें अ स्वर लगता है तब ये व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखें, क, आधा क, और इसमें हमने अ स्वर लगाया। जब हमने आधा क में अ स्वर लगाया तो ये बना क, तो ये व्यंजन बन गया। ऐसे ही आधा ख और अ, ये बन गया ख। तो जब हमने इन वर्णों में अ स्वर मिलाया तो ये व्यंजन कहलाए। यदि हम इसमें से स्वर को हटा दें, अ स्वर को हटा दें, तो हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिन जिन वर्णों को बोलने के लिए अ स्वर की सहायता ली जाए वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे हमने स्वर को अलग अलग भागों में विभाजन किया था, उसी प्रकार हमने व्यंजन को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जैसे ये क से लेकर के म तक, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर के म तक ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुंह के अंदर अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। ये वर्गीय व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 5-5 वर्गों में विभाजित है। 5-5 का वर्ग बना रहे हैं। ये क से लेकर के म तक ये 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। अब य, र, ल, व, य, र, ल, व कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और ये श, श, स, ह कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य में स्थित है। अंतस्थ का मतलब होता है मध्य या बीच में। तो ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर श, श, स, ह ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन इसलिए कहलाते हैं जब हम इन्हें बोलते हैं तो एक गर्म वायु हमारे मुंह से बाहर निकलती है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें बोलते समय वायु को संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए ये संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। अब आपका आता है श, त्र, ज्ञ और एक आता है श्र। श, त्र, ज्ञ, श्र ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अभी हिंदी में मूल व्यंजन है हमारे 33। क से लेकर के ये ह तक ये 33 व्यंजन मूल व्यंजन है। श, त्र, ज्ञ, श्र को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये मूल व्यंजन में नहीं आते। ये मूल व्यंजन में इसलिए नहीं आते क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी देखिए इसे,
के श बना क और श, क और श से बना श। तो ये दो व्यंजनों के मेल से बना, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन। फिर है त्र, त्र बना आधा त और र, त और र के मेल से त्र बना। फिर ज्ञ, ज्ञ बना ज और य के मेल से ज्ञ बना। फिर आया आपका श्र, श्र बना श और र के मेल से बना श्र। तो ये कहलाए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आते हैं आपका र, र कहलाता है लुंठित, ल कहलाता है लुंठित व्यंजन। लुंठित इसलिए कहलाता है क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी तालु को स्पर्श करती हुई नीचे लुढ़क करके गिरती है। र बोलेंगे तो जीभ हमारी ऊपर तालु के स्पर्श करेगी और नीचे को घूम करके गिरेगी, तो यह लुंठित कहलाता है, लुंठित व्यंजन। र और ल कहलाता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक। ल पार्श्विक इसलिए कहलाता है, पार्श्विक का अर्थ होता है पास से, बगल से, यानी बगल से। जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है और वायु जीभ की बगल से बाहर निकलती है, बगल को जीभ को स्पर्श करते हुए दोनों किनारों से बाहर निकलती है, तो ये पार्श्विक कहलाते हैं। र लुंठित, ल पार्श्विक। अब ये है क वर्ग, क ख ग घ अंग। क ख ग घ अंग का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ, तो ये कहलाते कंठ्य व्यंजन, कंठ। च छ ज झ य, जब हम क से, जब हम क ख ग घ क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो ये वायु कंठ से निकलती है। अब हम कंठ से ऊपर को आते हैं, अंदर से बाहर की तरफ को आते हैं, तो फिर जो क्षेत्र आता है वो कहलाता है तालु क्षेत्र। कंठ से बाहर को जब हम निकलते हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा कंठ हो गया, ये हमारा तालु क्षेत्र हो गया, तालु। और उसके बाद तालु से लग और दांतों के बीच का ये कहलाता है हमारा मूर्धन्य क्षेत्र, मूर्धा। और फिर आता है दंत, दांत लग जाते हैं, दंत्य, दंतव्य आ जाता है, दंत। दंत के बाद आ जाते हैं ओष्ठ, होंठ आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम क ख ग घ बोलते हैं तो वायु कंठ से निकलती है, तो ये कंठ हो गया। च छ ज झ ञ का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है, बाहर निकल, तालु को स्पर्श करती है, तो ये तालव्य कहलाते हैं, तो ये व्यंजन तालव्य कहलाते हैं। ट ठ ड ढ अण, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे मूर्धा को स्पर्श करती है, तो ये मूर्धन्य कहलाते हैं, मूर्धन्य। फिर त थ द ध न, त थ द ध न का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, तो ये दंतव्य कहलाते हैं। फ फ, ये फ होता है, बहुत से लोग इसे फ बोलते हैं, ये फ नहीं होता है, फ होता है, फ से फल। फ ये होता है, जब हम नुक्ता लगा देते हैं तो ये फ हो जाता है, जब हम इसमें से ये नुक्ता हटा दें ये फ है। तो प फ ब भ म, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, तो ये ओष्ठ्य कहलाते हैं, ओष्ठ्य। फिर आता है ड़ और ढ, ड़ और ढ कहलाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये इसलिए कहलाते हैं, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है उछल कर गिरना। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जीभ मूर्धा क्षेत्र को स्पर्श करते हुए नीचे को गिरती है, झटके से नीचे को गिरती है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी कहलाते हैं। अब आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।